स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 4। हमारे जो प्रैक्टिस सेट पेपर जो हम लोग कर रहे थे इसका पार्ट 4 है। इसके बाद अब हमारा टेस्ट पेपर आएगा। इसी प्रैक्टिस सेट का 25 क्वेश्चंस एज अ टेस्ट आपके लिए आएंगे। और दोस्तों एक बात और है कि जो आप लोग जो मुझे थोड़ा बहुत सजेस्ट कर देते हैं उसके लिए आप सभी का थैंक्स। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूज़न की वजह से कोई क्वेश्चन में भी जो है गलत आंसर हो जाए उसका, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सजेस्ट तभी करिएगा जब आप भी श्योर हों उस क्वेश्चन पे 100%। ऐसा नहीं कि आप खुद डाउटफुल हैं उस क्वेश्चन पे और आप जो है सजेस्ट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन जब आपको श्योर पता हो कि नहीं आंसर जो है गलत बताया गया है, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के सेशन पे और हमारा जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जाकर के मेथेनॉल में कॉज। जो मेथेनॉल होता है ये क्या कॉज कर सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: टिटेनी, डेफनेस, ब्लाइंडनेस या गैस्ट्राइटिस। तो जो मेथेनॉल होता है ये अल्कोहल होता है और ये अल्कोहल जो होता है पॉइजनस अल्कोहल होता है, यानी ये जहरीली शराब होती है, पीने योग्य शराब नहीं होती है। जो पीने योग्य शराब होती है वो होती है एथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है मेथेनॉल? द राइट आंसर इज ब्लाइंडनेस। मेथेनॉल मे कॉज ब्लाइंडनेस। मेथेनॉल जो है वो ब्लाइंडनेस कर सकता है, आपकी ऑप्टिक नर्व को खराब कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको विजन का मैसेज देती है। 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का बहुत ही जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो कौन सा है? एलर्जिक रिस्पॉन्स, लिवर डैमेज, विसरल पेन या कॉन्स्टिपेशन। तो जो आपका मॉर्फिन का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो कौन सा है? वो है कॉन्स्टिपेशन। और ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको कि जब भी हम फार्मासिस्ट का कोई भी सेट पेपर करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट पेपर करते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन या इस सेट पेपर से कितने क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं प्रीवियस जो हमारे पेपर्स जो है हुए हैं। जैसे कि एनसीएल की अगर बात करते हैं तो एनसीएल फार्मासिस्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। अभी यूपी आर्यूनल का फार्मासिस्ट पेपर हुआ है, आपको 2-3 क्वेश्चन इसी सेट पेपर से मिल जाएंगे अगर आप गौर से देखेंगे। बस ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है चेंज हो, लेकिन अगर आपको आंसर पता है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, तो आप जो है उसको कर ले जाएंगे। बढ़ेंगे 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। अ प्रोमिनेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का जो प्रोमिनेंट यानी जो उनका एक फिक्स होता है टॉक्सिक इफेक्ट, वो क्या हो सकता है? लोकल एनेस्थेटिक का प्रोमिनेंट जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या है? टैकीकार्डिया, सीएनएस स्टिमुलेशन, नन ऑफ द अबव या सीएनएस डिप्रेशन। तो द राइट आंसर इज सीएनएस स्टिमुलेशन। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। कुछ लोग कहेंगे सर सीएनएस डिप्रेशन होगा। देखिए जब आप स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थेटिक को, तो वो सबसे पहले जो है सीएनएस को स्टिमुलेट ही करता है, ठीक है। और जब आप इसका क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जब ये लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सीएनएस को डिप्रेशन करता है। यानी इसमें आपका अमाउंट के ऊपर इसकी स्टेज फिक्स होती है सीएनएस के डिप्रेशन की या सीएनएस के स्टिमुलेशन की। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जो आंसर करना होता है बड़ा रेयर आंसर करना होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रोमिनेंट आंसर करना होता है, जो उचित आंसर हो उस समय क्वेश्चंस में ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं इतने डाउटफुल। देखिए 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द कलर ऑफ टीयर्स चेंजेस विद द यूज ऑफ। जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कलर ऑफ टीयर्स, टीयर्स का जो कलर होता है ये किसके इस्तेमाल से बदल जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: टेट्रासाइक्लिन, ब्लियोमाइसिन, रिफाम्पिन, फेरस सल्फेट। आपको सही से टिक करना है। आंसर जो इसका है वो है आपका रिफाम्पिन। रिफाम्पिन की वजह से जो है कलर चेंज हो जाता है टीयर्स का, आंसुओं का कलर चेंज हो जाता है रिफाम्पिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। और क्या है हमारा क्वेश्चन? द टर्म हेमाटोक्रिट मीन्स द परसेंटेज ऑफ द। देखिए एक टर्म होता है हेमाटोक्रिट और इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको बताना है। परसेंटेज ऑफ द, किस चीज़ के परसेंटेज के बारे में हेमाटोक्रिट शो करता है? ब्लड दैट इन प्लाज्मा, ब्लड जो प्लाज्मा में है, ब्लड वॉल्यूम टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ब्लड का वॉल्यूम है वो, या
न्यू ब्लड फॉर्म्ड एवरी 120 डेज, सॉरी, न्यू ब्लड, नया ब्लड जो कि बनता है आपका प्रत्येक 120 दिन में, या ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स, या ऐसा ब्लड जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो द राइट आंसर इज यही है आपका डी वाला। राइट आंसर जो है वो आपका डी है, ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ऐसा ब्लड जो कि आरबीसी होता है, आरबीसी में पाया जाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं हिमेटोक्रिट। ठीक है, हिमेटोक्रिट का मतलब वो ब्लड जो आरबीसी में पाया जाता है, या ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स, वह ब्लड जो कि आरबीसी है। ठीक है, 81 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय अनक्लियर रिसेप्टर इज, ड्रग जो कि प्रोड्यूस करती है इफेक्ट बाई अनक्लियर रिसेप्टर, यानी अनक्लियर रिसेप्टर के थ्रू, ऐसी ड्रग जो अनक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अपना इफेक्ट शो करती है वो कौन सी है? प्रोजेस्टिन्स हो जाएगी, थायरॉक्सिन हो जाएगी, एड्रेनलिन हो जाएगी, या वैसोप्रेसिन हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग जो कि अपना प्रोड्यूस करेगी इफेक्ट अनक्लियर रिसेप्टर के थ्रू, तो वो हो जाएगी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अनक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अपना जो इफेक्ट है वो शो करेगी। 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसोप्रेसिन आपका क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है। एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रेनर्जिक हो जाएगा। थायरॉक्सिन आपका एंटी थायराइड हो जाएगा, और प्रोजेस्टिन आपका हार्मोनल मेडिसिन आ जाएगा। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग एडमिनिस्टर्ड करने का जो सबसे कॉमन रूट है वो कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ओरल या टॉपिकल। हालांकि ये हैं तो चारों ड्रग एडमिनिस्टर्ड करने के रूट, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रूट है वो कौन सा है? तो द राइट आंसर इज ओरल। ओरल रूट जो है सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड करने के लिए। 83 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। हॉस्पिटल कंटेनिंग डीलक्स रूम आर इक्विप्ड विद फ्रिज, टीवी एंड टेलीफोन। देखिए, ऐसे हॉस्पिटल जिनमें डीलक्स रूम होता है उनमें पाया जाता है फ्रिज भी होता है, टीवी भी होता है, टेलीफोन भी होता है। तो ये कौन से हॉस्पिटल होते हैं? बजट हॉस्पिटल होगा, इलाइट हॉस्पिटल होगा, यूनानी हॉस्पिटल होगा, एलोपैथिक हॉस्पिटल होगा। द राइट आंसर इज इलाइट हॉस्पिटल। जो इलाइट हॉस्पिटल होते हैं वो एक तरीके से आपका पूरा 5 स्टार होटल की तरह होते हैं। आपको सारी की सारी सुविधाएं उसमें मिल जाएंगी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, टेलीफोन आपके ही पर्सनल चैम्बर में। 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इनमें से कौन सा एक सुटेबल एग्जाम्पल है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का? ऐसा रिसेप्टर जिसमें एंजाइम लिंक होता है, तो कौन सा एग्जाम्पल है? इंसुलिन रिसेप्टर, स्टेरॉयड रिसेप्टर, कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर, या एड्रेनो रिसेप्टर। तो द राइट आंसर इज इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जिसमें एंजाइम जो है आपका वो लिंक्ड होता है उस रिसेप्टर के साथ, तो वो रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर में एंजाइम आपका लिंक्ड होगा जा करके। ठीक है, बढ़ेंगे 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। चूज द हॉस्पिटल इन विच ट्रेडिशन सिस्टम इज प्रेजेंट। देखिए, ऐसे हॉस्पिटल को आपको चूज़ करना है जिसमें ट्रेडिशन जो है सिस्टम अभी भी प्रेजेंट है। तो यूनानी हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, या एलोपैथिक हॉस्पिटल। तो किस हॉस्पिटल में ट्रेडिशन सिस्टम अभी भी प्रेजेंट है? द राइट आंसर इज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ट्रेडिशन सिस्टम अभी भी जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक ऐसा ऑफिसर या मतलब एक ऐसा अधिकारी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे जो गवर्नमेंट या सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि तालुका हॉस्पिटल या जेल हॉस्पिटल, तो इन द डिस्ट्रिक्ट किसी भी ज़िले में, तो वो कौन सा ऑफिसर होगा? चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होगा, या म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर होगा, या कॉरपोरेशन हेल्थ ऑफिसर होगा। द राइट आंसर इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। सीएमओ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तालुका हॉस्पिटल के लिए, जेल हॉस्पिटल के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और सारे ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो होगा हमारा सीएमओ। सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू द पेशेंट केयर। देखिए, कौन सी सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड होती पेशेंट से? क्लिनिकल सर्विस, फार्मेसी, नर्सिंग सर्विस, या ऑल द अबव। द राइट आंसर इज नर्सिंग सर्विसेज।
जो नर्सिंग सर्विसेज होती हैं ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं जाकर के पेशेंट से, क्योंकि पेशेंट इधर लेटा होता है, इधर नर्सेज जो नर्सिंग के लोग होते हैं, नर्सिंग कैंडिडेट जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है पेशेंट के टच में आते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रिलेटेड टू द पेशेंट केयर सर्विस। जो डायरेक्टली रिलेटेड है पेशेंट केयर से उसको कहा जाता है नर्सिंग सर्विस। हालांकि जो फार्मेसी होती है इसमें डायरेक्ट जो है पेशेंट नहीं आता है, आईपीडी का उसमें उसका कोई अटेंडेंट ही आएगा, तो वो डायरेक्ट जुड़ी नहीं होती है, ठीक है। फिर आ जाएगा द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी। पीटीसी का जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होते हैं फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी पीटीसी का फुल फॉर्म हो गया। इसके जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, जूनियर फार्मासिस्ट या नन। अब हम लोग अगर फार्मासिस्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर कर देंगे चीफ फार्मासिस्ट। जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं वो द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी यानी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द फंक्शन ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का फंक्शन क्या होता है? पेशेंट एजुकेशन होगा, टेकिंग ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री होगा, पेशेंट केयर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस आंसर का आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। द राइट आंसर इज डी, मतलब ऑल द एबव, पेशेंट एजुकेशन, टेकिंग ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री और पेशेंट केयर, ये तीनों ही काम होते हैं फंक्शन ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन कॉज्ड बाय। देखिए एक एडवर्स रिएक्शन होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस और ये होता है जाकर के किसी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ही है, ठीक है। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है? तो थायोसिटाजोन है, आइसोनियाजिड है, पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड है या इथम्ब्यूटॉल है। तो द राइट आंसर इज आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या करेगी जाकर के? पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देगी जाकर के। न्यूराइटिस का मतलब न्यूरॉन से है, न्यूरॉन का मतलब हो गया जाकर के ब्रेन, यानी ब्रेन से जो डिसऑर्डर आपका रिलेटेड है वो करेगा जाकर के आइसोनियाजिड, और जो आई से रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है वो करेगा जाकर के कौन? इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल क्या करेगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस कर देगा, ठीक है, और ऑप्टिक डिस्टरबेंस कर देगा जा करके। तो ये आपका हो गया जा करके इथम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट, और आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट है वो है पेरीफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन। पेशेंट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मस्ट बी टोल्ड टू मेंटेन देयर। देखिए जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहे होते हैं, यानी ओरल दवाएं ले रहे होते हैं ग्लूकोज को कम करने के लिए ब्लड के अंदर, तो उनको क्या कहा जाता है, क्या मेंटेन करने के लिए कहा जाता है? बॉडी वेट, बॉडी टेम्परेचर, इनटेक फ्लूइड्स या कैलोरीज इनटेक। तो ऐसे मरीज जो कि दवाएं ले रहे हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, उनको सजेस्ट किया जाता है कि भैया जो आप कैलोरी ले रहे हैं, कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, इसको थोड़ा मेंटेन करिए, इसको थोड़ा ज़्यादा हाई कैलोरी के ड्रिंक मत लीजिए, क्योंकि हाई कैलोरीज का मतलब हो गया हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया जाकर के हाई ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसी वजह से उनको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप कैलोरी इनटेक जो है अपना थोड़ा मेंटेन करिए। द काजेज ऑफ हेपेटाइटिस में भी देखिए, जो हेपेटाइटिस का कॉज क्या हो सकता है, किस वजह से हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू केमिकल्स या ऑल ऑफ द एबव। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी कभी हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस में बी कॉज्ड बाय वायरल, बैक्टीरियल या एक्सपोजर टू द केमिकल्स, यानी एक्सपोजर जब किसी आप केमिकल के संपर्क में आ जाएं, या वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल भी हो सकता है। फिर 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में इंड्यूसेस हेपेटाइटिस। इसमें से कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हेपेटाइटिस इंड्यूस कर सकती है? सल्फाडायाजिन, टेट्रासाइक्लिन, फेनिनट्वाइन या फिनाइलब्यूटाजोन। द राइट आंसर इज फेनिनट्वाइन। फेनिनट्वाइन, सॉरी, द राइट आंसर इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कॉज करती है जाकर के आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है आपका लीवर की डिजीज, इन्फ्लामेशन इन द लीवर, और ये कॉज कर सकता है आपका टेट्रासाइक्लिन, यानी मे कॉज या मे इंड्यूस, यानी कर सकता है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। बढ़ेंगे 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए, इनमें से कौन सा सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस ए के? एनरोक्सिया, पॉलीयूरिया, हाइपोटेंशन या जीआईटी इरिटेशन। तो एनरोक्सिया का मतलब हो गया जाकर के लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ, ठीक है, एक तरीके से भूख ना लगना। पॉलीयूरिया का मतलब हो गया फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार आप आउटपुट होगा जाकर के यूरिन का आप करेंगे। हाइपोटेंशन का मतलब हो गया जाकर के डिक्रीज हो जाना
ब्लड प्रेशर और या जीआईटी इरिटेशन का मतलब हो गया जाकर के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन हो जाना। तो द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस। अगर ए हो रहा है तो आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा एनरोक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, साथ ही साथ आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेगा। आज जुवेनाइल डायबिटीज़ पेशेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट में, देखिए जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको किस चीज़ की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? फेनफॉर्मिन, टॉल्ब्यूटामाइड, ऑल द अबव या इंसुलिन इंजेक्शन। तो यानी जुवेनाइल डायबिटीज़, एक जुवेनाइल डायबिटीज़ के मरीज को किस चीज़ की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है? तो द राइट आंसर आ जाएगा इंसुलिन इंजेक्शन। जब आप इंसुलिन इंजेक्शन देंगे जुवेनाइल डायबिटीज़ के पेशेंट को तभी वो जो है अच्छे से ट्रीट हो पाएगा। 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे। डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्रग, अगर किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, नो चेंज इन बायो अवेलेबिलिटी या नन। ठीक है, मतलब है या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी या कोई चेंज नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। देखिए होगा क्या कि जैसे ही आपका पार्टिकल साइज कम होगा, जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज कम होगा वैसे वैसे आपकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। आप खुद ही देख लीजिए जो टैबलेट होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन या हम लोग सॉल्यूशन की या सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तब भी सॉल्यूशन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सस्पेंशन में जो आपका मेडिसिन होती है वो ग्रिडी पार्टिकल फॉर्म में हो जाएगी जाकर के, पार्टिकल फॉर्म में। ठीक है, कहीं कहीं पार्टिकल उसमें पाए जाएंगे और वो बाद में एब्जॉर्ब होंगे जाकर के, लेकिन सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल का साइज एज़ कंपेयर टू सस्पेंशन मतलब हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है जब इंजेक्शन किसी को दिया जाता है तो इंजेक्शन में जो पार्टिकल साइज होता है एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन या एज़ कंपेयर टू ओरल, किसी भी मेडिसिन जैसे कि टैबलेट ले लीजिए या कैप्सूल के ग्रेन्यूल्स लीजिए, उनसे कम ही होता है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज। तो होता है सभी में लेकिन उनसे कम होता है। ठीक है, इसी वजह से जो इंजेक्शन होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्रग, इंक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी। फिर बढ़ेंगे 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरेंजेस आर स्टरलाइज्ड इन फाइनल पैकेजेस बाय। देखिए जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक की सिरेंजेस होती हैं, ऐसी प्लास्टिक की सिरेंजेस और निडल आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की सिरेंजेस होंगी डिस्पोजेबल, जिनको एक बार इस्तेमाल करिए दोबारा फेंक दीजिए, उनको स्टेराइल कैसे किया जाता है? फाइनल पैकेज में। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या बोथ ए एंड बी। तो द राइट आंसर इज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। देखिए इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कर सकते हैं। 98 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली टेक्स प्लेस इन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कहाँ मेनली किस ऑर्गन पे होता है जाकर के? तो लंग्स में, लीवर में, स्किन में या किडनी में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द राइट आंसर इज लीवर। लीवर में होगा जाकर के किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली। फिर 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपीएम टॉक्सिसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी है और ये पिछले पेपर में कहीं ना कहीं आया भी है। तो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपीएम टॉक्सिसिटी, लिवेलोरफेन, नैलोक्सोन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन या नन। तो द राइट आंसर इज नैलोक्सोन। नैलोक्सोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपीएम टॉक्सिसिटी। अगर किसी को ओपीएम की टॉक्सिसिटी हो जाए, अफीम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस नैलोक्सोन का इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे हम अपने आज के अगले क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन पे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ये है अमंग द ओपियोइड्स द मोस्ट अब्यूज ड्रग। इन सभी ओपियोइड्स में से, सभी नशीली दवाओं में से सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की जाने वाली दवा यानी सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है या पेपावेरिन है? तो आपको आंसर करना है। द राइट आंसर इज हेरोइन। हेरोइन को ही कहा जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन, डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्योंकि मॉर्फिन का देखा जाए तो मॉर्फिन सिंगल है और हेरोइन में डबल स्ट्रेंथ ऑफ मॉर्फिन से दोगुना ज़्यादा पावर होती है हेरोइन में, इसीलिए इसको कह दिया जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो डाई एसिटिल मॉर्फिन यानी हेरोइन आपकी एक ऐसी ओपियोइड्स ड्रग है जिसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। अब अगला वीडियो इन्हीं 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे, टॉप 25 क्वेश्चंस, उनका जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा कल। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपने अपने टेस्ट का थोड़ा देख लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।